उन्होंने ऐसा एक जजमेंट लिखा, उससे आज हिंदुस्तान में पेंडोरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफान 24 न्यूज चैनल, जहां पर आज हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस नेता का आखिर इतना बड़ा बयान संभल पर क्यों आया। आज आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के, उन्होंने आखिर संभल पे इतना बड़ा सवाल कैसे खड़ा कर दिया, कैसे बीजेपी पे निशाना साधते हुए अपनी बातों में वो संभल का जिक्र कर रहे हैं। सुनिएगा उन्हीं की जुबानी। उन्होंने ऐसा एक जजमेंट लिखा, उससे आज हिंदुस्तान में पेंडोरम बॉक्स खोल दिए। अब सब जगह सर्वे वाले जा रहे हैं, हर जगह सर्वे वाले जाकर, ये पहले मंदिर था, अब ये मस्जिद कैसा हो गया, ये कह रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों तरफ आज आवाज उठी है कि हर जगह कुछ ना कुछ मस्जिद के, कुछ ना कुछ मस्जिद के नीचे अच्छे मंदिर है, शिव मंदिर। लेकिन 2023 में बीजेपी का, आरएसएस का एक नेता ने कहा, जिनका नाम क्या है, मोहन भागवत 2022 में कहा, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था। हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। ये किसने बोला, समझे आप? उन्होंने बोला हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत। अब आप में लोग ही एक बार ऐसा बोलते हैं और एक बार बोलते हैं ये मंदिर गिरा के मस्जिद बनाए, ढूंढो। और भाई कितना ढूंढेंगे आप? अब 1940 थी, उसको रखने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक कानून बनाया गया 91 में। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। फिर आज खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना? हम सब तो एक है ना, तुम एक ही चाहते ना, एक रहो, सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। और तुम्हारा नेता मोहन भागवत कहता है ऐसा, भाई बस अब राम मंदिर बन गया, इसके बाद कोई शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं। अगर उनकी बात को अगर आप मानते हैं, बीजेपी वाले, अगर हमारे मोदी साहब मानते हैं, शाह अगर मानते हैं, अरे भाई तुम्हारा नेता, लीडर आरएसएस का, जिसके सहाय से, जिसके कोऑपरेशन से, जिसके सपोर्ट से तुम सत्ता में आते हो, और सत्ता उन्हीं के वजह से तुमको मिली, उनका तो बात सुनो। नहीं सुनते तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत
अपने लोगों को, दुनिया को एक दिखाने के लिए ये कहते हैं और करने के लिए दूसरा मार्ग, यानी सरकार को ये ऐसी बातें करने लगा। तो मैं कहूंगा मुख में राम बगल में छुरी। एक तरफ तो ऐसा करते हैं, रहेंगे, दूसरे तरफ तो आप ही लोग ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए मैं ये बात कहने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं है। जो भी देश के लिए नुकसान पहुंचाता है, जाति जनगणना के लिए भी हम तैयार होना चाहिए। जाति जनगणना उसी वक्त होगी जिस वक्त तुम्हारे पास पावर होगा लड़ने के लिए। अगर तुम तैयार हो तभी जातीय जनगणना के लिए वो लोग तैयार हो। हम तो कर रहे हैं। अब हमारे हनुमंतराव जी यहाँ बैठे, अब वहां पर तेलंगाना में शुरू हुआ और उसी ढंग से कर्नाटक में शुरू हुआ और हर जगह जहां कांग्रेस है वहां शुरू हुआ। लेकिन जहां जहां बीजेपी है वहां उन्होंने शुरू नहीं किया, क्योंकि मोदी साहब बोलते हैं भाई जाति जाति में बंटवारा हो जाएगा, इसीलिए जाति जनगणना अब जरूरी नहीं है। और मेरे को और एक आपसे बात करना है, क्योंकि बात तो बहुत है। अगर लंबी बात करते ठहरो तो अभी मेरा पार्लियामेंट में वक्त है, उस वक्त भी बात करूंगा। लेकिन इस वक्त और एक मैं कहूंगा कि हम जिस ढंग से आज जातीय जनगणना के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, अपने हकूक को ठीक ढंग से रखने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, उसी ढंग से हमको ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारे हक है, उसको रिटेन करने के लिए भी हमको एक होकर लड़ना चाहिए। ये तो मोदी जी खैर पॉलिटिशियंस के पीछे हैं, सीबीआई, ईडी और कौन सा ये उनका इनकम टैक्स, ऐसा उनके पास। लेकिन आपको क्या करेंगे? ना आपके पास इनकम टैक्स देने के लिए हैसियत है, ना आपको कोई छुपाना है, ना कुछ करना है। जो कुछ भी है, एक आधा घर हो सकता है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। रोज लाकर लोच खाने वाले लोग हमारे पास हैं। वो मजदूर है, छोटे मोटे व्यापारी है, छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं। और वो ऑफिसर्स भी अगर रहे तो 4-5 बच्चे उनको अगर है तो वो अच्छे स्कूल भी नहीं पढ़ा सकते। तो ये हालत अभी भी है। और मैंने ये बात कई और जगह भी कही, ये देश में इतना गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई तो इतना बढ़ रहा है, पूछो मत। इधर मोदी ध्यान नहीं देते, इधर लोगों के समस्याओं को हल करने की कोई कोशिश नहीं करते। इसीलिए आपको इसलिए भी लड़ना होगा, जैसा कि हम ईवीएम के खिलाफ तो लड़ेंगे, जनगणना, जातीय जनगणना के खिलाफ जो हो रहा है आंदोलन उनका, हम उसको भी मुकाबला करेंगे। और जातीय जनगणना, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का सभी काम हम करेंगे। और 50% जो एक सीमा है रिजर्वेशन का, उसको खत्म करके हम ज्यादा उसको परसेंटेज में लाएंगे। तब
तभी हमारे ओबीसी को हक मिलता है, तभी हमारे दूसरे लोगों को हक मिलता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का 50% बढ़ाने का भी ये नहीं करने देंगे।